तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एंटरप्राइज बाय निज़िम एज़ेकियल। तो चलिए हमारी पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो निज़िम एज़ेकियल इनका जन्म जो है वो 16 दिसंबर 1924 मुंबई में हुआ था। वो एक इंडियन पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक थे। वो 1990 के दशक में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर रह चुके थे और अमेरिकन लिटरेचर के रीडर भी थे। दोस्तों उन्हें 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और 1988 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, माइनॉरिटी पोएम, द पैट्रियट एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 9 जनवरी 2004 मुंबई में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी इस पोएम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इस टाइटल का मतलब क्या है, यानी कि इस पोएम में जो टाइटल है एंटरप्राइज, इसका मतलब क्या है और इस पोएम को यही टाइटल क्यों दिया गया। तो चलिए आइए समझते हैं। दोस्तों एंटरप्राइज का लिटरल मतलब है किसी काम या फिर मिशन को शुरू करना, एक एफर्ट लेना जो कि चैलेंजिंग हो या फिर कोई वेंचर जो नया और एम्बिशियस हो। पोएम के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है। पूरी जर्नी या फिर एक्सपेडिशन को एक एंटरप्राइज के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ये सिर्फ फिजिकल ट्रैवल नहीं है बल्कि इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल एफर्ट भी है। पोएम के कैरेक्टर्स ने एक जर्नी शुरू की जिसमें नॉलेज गेन करना, एक्सपीरियंसेस एक्सप्लोर करना, पर्सनल स्ट्रगल्स फेस करना और अल्टीमेटली इनर ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग पाना शामिल है। ये जो टाइटल है ना एंटरप्राइज, ये इसीलिए भी परफेक्ट है क्योंकि ये हर फेज को यानी कि होप को, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल और रिफ्लेक्शन को एक पर्पसफुल मिशन या फिर एम्बिशियस जर्नी की तरह प्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको एंटरप्राइज यानी क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा और यहाँ पर इस पोएम को एंटरप्राइज टाइटल क्यों दिया गया है ये भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो दोस्तों अब अगर इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें तो ये पोएम हमारे पोएट के कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन में 1960 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों इस पोएम में कुल 6 स्टांजाज है और हर स्टांजाज में 5 लाइन्स है जिसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी ए और थ्रू आउट द पोएम यही पैटर्न फॉलो होता है। तो दोस्तों ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं हमारी पोएम से रिलेटेड। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोएम में क्या मैसेज दिया गया है या फिर इस पोएम का थीम क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इस पोएम के बारे में तो ये जो हमारी पोएम है एंटरप्राइज, ये एक जर्नी को डिस्क्राइब करती है जो इनिशियली एक मीनिंगफुल पिलग्रिमेज जैसे शुरू होती है, यानी कि जैसे कोई धार्मिक यात्रा होती है उसी तरह ये शुरू होती है। शुरुआत में लोग होपफुल होते हैं और अपनी लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है उन्हें फिजिकल और इमोशनल चैलेंजेस, कन्फ्लिक्ट्स और लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। अंत में डेस्टिनेशन पर पहुंचकर उन्हें रियलाइज होता है कि स्ट्रगल्स ने लोगों को मेंटली और फिजिकली चेंज कर दिया है, लेकिन असली पीस और अंडरस्टैंडिंग सिर्फ अपने घर या फिर इनर वर्ल्ड में ही मिलती है। ये बात भी उनको समझ आती है। पोएम ओवरऑल लाइफ के चैलेंजेस और पर्सनल ग्रोथ को एक एम्बिशियस एंटरप्राइज के रूप में दिखाती है। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस पोएम की हमारी सबसे पहली लाइन आती है, इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज। दोस्तों ये लाइन बताती है कि ये जो जर्नी है वो एक पिलग्रिमेज के रूप में शुरू हुई, मतलब एक मीनिंगफुल और पर्पसफुल जर्नी के रूप में ये जर्नी जो है वो मतलब कि ये जो सफ़र है वो शुरू हुआ था। ये एक फिजिकल जर्नी नहीं थी बल्कि मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी थी। लोगों का पर्पस था अपने दिमाग और इमोशंस को अपलिफ्ट करना, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखना और अपनी ज़िंदगी के बर्डन्स को हल्का करना। यानी कि शुरुआत में सब लोग होपफुल और एक्साइटेड थे कि ये जर्नी उनके लिए एनलाइटिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव होगी। सिंबॉलिकली ये लाइन हमें बताती है कि ज़िंदगी का सफ़र भी एक पिलग्रिमेज जैसा होता है, जहाँ हर स्टेप का एक मीनिंग होता है और हर चैलेंज हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। तो यही हमारी इस पहली लाइन में बताया गया है। Exalting minds and making all the burden lights।
यानी कि इस लाइन में राइटर कहते हैं कि ये जो यात्रा है इसका पर्पस था दिमाग को ऊपर उठाना और हर प्रॉब्लम को हल्का करना। यानी कि लोग सीख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे और अपनी थिंकिंग को ब्रॉडन कर रहे थे। एग्जॉल्टिंग माइंड्स का मतलब है नॉलेज और अवेयरनेस गेन करना, और मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट का मतलब है अपनी ज़िंदगी के स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स को कम करना। ये फेज़ एक तरह का होपफुल और पॉजिटिव फेज़ था जहाँ पर लोग सोच रहे थे कि ये जर्नी उनके लिए मेंटली और इमोशनली अपलिफ्टिंग होगी। यानी कि इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ का यहाँ पर क्लियर फोकस है। इन दो बातों पर यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस तरीके से आप इन दो लाइन्स का मतलब समझ पाओगे। द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जर्नी का दूसरा स्टेज आया जहाँ पर लोग नए एक्सपीरियंसेस और जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन अभी तक अपनी असली एबिलिटीज़ या चैलेंजेस को उन्होंने फेस नहीं किया था। मतलब उन्होंने बस ऑब्जर्वेशन की, सीखने की कोशिश की, लेकिन असली रिस्क या फिर रियल स्ट्रगल अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं था। दोस्तों ये जो स्टेज था वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था, लेकिन जर्नी का रियल टेस्ट जो था वो अभी बाकी था। इस लाइन से हमें पता चलता है कि ज़िंदगी के शुरुआती फेजेस में हम एक्सप्लोर करते हैं, सीखते हैं, लेकिन असली स्ट्रगल और ग्रोथ तभी होती है जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। द सन बीट डाउन टू मैच आवर रेज। दोस्तों इस लाइन में नेचुरल कंडीशंस जैसे कि सूरज की गर्मी और लोगों के इमोशंस जैसे कि रेज और फ्रस्ट्रेशन यानी कि चिड़चिड़ापन और गुस्सा, इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन है। मतलब जैसे नेचर भी उनके अंदर के इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रही हो। दोस्तों ये लाइन बताती है कि जर्नी अब फिजिकली और इमोशनली दोनों तरीके से टफ हो चुकी है। यानी कि ये जो सूरज की गर्मी और इमोशनल स्ट्रगल है वो दोनों एक साथ आते हैं और लोगों का पेशेंस और इंड्योरेंस टेस्ट होता है। सिंबॉलिकली ये लाइन दिखाती है कि जब हम लाइफ के चैलेंजेस फेस करते हैं तो सराउंडिंग्स और सिचुएशन हमारे इमोशंस को और भी ज़्यादा हाईलाइट करने लगते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। वी स्टूड इट वेरी वेल आई थॉट। यहाँ पर राइटर अपने और अपने ग्रुप के डिटर्मिनेशन और रिजिलियंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टूड इट वेरी वेल का मतलब है कि सब ने टफ सिचुएशन को टॉलरेट किया और उसके साथ कोप किया। इस लाइन में प्राइड और कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि लोग सोच रहे थे कि उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया है। दोस्तों इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में ये लाइन ऑप्टिमिज्म और सेल्फ बिलीफ को दिखाती है कि मुश्किल सिचुएशंस में भी लोग अपना ग्राउंड मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। Observed and put down copious notes on things the peasants sold and bought। दोस्तों इस लाइन में जर्नी का लर्निंग और ऑब्जर्वेशन एस्पेक्ट दिखाई देता है। लोग हर छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं और नोट्स बनाते हैं, जैसे कि पीजेंट्स यानी जो बेचने वाले हैं वो क्या सेल कर रहे हैं और क्या बेच रहे हैं, यानी कि क्या बाय कर रहे हैं। यानी कि ग्राहक और मतलब कि जो बेचने वाले हैं उनके बीच कैसा कनेक्शन है, उनका डेली रूटीन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि वो जो पिलग्रिमेज यात्रा पर निकले थे, यानी कि जैसे वो पिलग्रिमेज जैसी यात्रा पर निकले थे, वो सारे लोग जो है वो इस चीज़ को नोट कर रहे थे। दोस्तों इससे पता चलता है कि लोग सिर्फ ट्रैवल नहीं कर रहे बल्कि उनकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग पर भी फोकस है, उनकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग भी चालू है। मतलब कि सिंबॉलिकली ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को रिकॉर्ड करने और समझने का फेज़ यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर समझ पाओगे आप कि क्या बताया गया है। द वे ऑफ सरपेंट्स एंड गोट्स। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि लोगों और सिचुएशन का नेचर कैसे अलग अलग होता है। दोस्तों यहाँ पर सरपेंट्स का मतलब है क्लेवर, ट्रिकी और कॉशियस, वहीं गोट का मतलब है स्टबन, वॉन्डरिंग या फिर इंडिपेंडेंट। दोस्तों इस लाइन से हमें पता चलता है कि जर्नी के दौरान लोगों के बिहेवियर और सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स नेचर को ऑब्जर्व किया जा रहा है। यानी कि ज़िंदगी में हर तरह के लोग और चैलेंजेस होते हैं, हर तरह के लोग और चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, बस हमें उन्हें अच्छे से समझना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। 3 cities where a sage had taught। यहाँ राइटर बताते हैं कि जर्नी के दौरान लोग 3 सिटीज़ से गुजरे जहाँ पर जो है वो मतलब कि जो समझदार और बुद्धिमान टीचर्स थे उन्होंने हमें कुछ सिखाया। मतलब कि उन्होंने नॉलेज और विजडम गेन की। वो जो पिलग्रिमेज यात्रा पर निकले थे उन्होंने क्या किया कि नॉलेज और विजडम गेन की। ये जर्नी का एजुकेशनल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है जहाँ लोग न्यू पर्सपेक्टिव्स और आइडियाज़ से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि लाइफ के लर्निंग मोमेंट्स कभी फिजिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी आते हैं। इस तरीके से यहाँ बताया गया है। But when the differences arose on how to cross a desert patch।
दोस्तों यहाँ ग्रुप के बीच डिसएग्रीमेंट्स दिखाई देते हैं, मतलब कि सबका ओपिनियन अलग था कि डेजर्ट यानी रेगिस्तान को कैसे क्रॉस करना है। इस लाइन से हमें पता चलता है कि जर्नी के टफ फेज में लोग अलग अलग डिसीजंस लेते हैं और कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। सिंबॉलिकली लाइफ में चैलेंजेस और डिसएग्रीमेंट्स का नेचुरली पार्ट होता है, यानी कि ये सब चीज़ें नेचुरल होती है, लेकिन आपको उस टाइम पर जो है वो मतलब कि उस चीज़ पर खरा उतरना होता है कि आप किस तरीके का डिसीजन लेते हो और आप उस चीज़ से किस तरीके से निकलते हो। यहाँ पर डेजर्ट का मतलब था कि कोई कठिनाई आ, यानी कि हमारे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी स्ट्रगल्स आते हैं, उन पर अगर आप जो है वो मतलब कि डिसीजन लेते हो तो किस तरीके से लेते हो, या फिर अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो लोग आपको किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग ओपिनियंस किस तरीके से होते हैं और क्या मतलब कि आप उनकी बात मानते हो या फिर नहीं। यानी कि डिसएग्रीमेंट होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, बहस भी छिड़ती है, तो ये सारी बातें होती है। जब भी आपको लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो आपको अलग राय देते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या करना है और आपको किस डिसीजन की ओर जाना है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है वी लॉस्ट अ फ्रेंड whose stylish prose was quite the best of all our batch। ये लाइन इमोशनल लॉस को दिखाती है कि एक टैलेंटेड फ्रेंड जो ग्रुप का इंपॉर्टेंट मेंबर था वो अलग हो चुका था। स्टाइलिश प्रोज से पता चलता है कि उसका टैलेंट और क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी थी, यानी कि उसकी जो टैलेंट और क्रिएटिविटी थी वो सबसे ज़्यादा बेस्ट थी उनके बैच में। इस लाइन में डिसअपॉइंटमेंट और इमोशनल इम्पैक्ट क्लियरली दिखाई देता है और ये लाइन दिखाती है कि लाइफ में कभी कभी क्लोज और टैलेंटेड लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सिचुएशंस के कारण दूर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले ही लाइन में बताया कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना होता है, और जैसे कि सोचिए कि अगर आपको आपके करियर के बारे में डिसीजन लेना है और आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि आप ये करो, वो अपनी अपनी राय देते हैं और आपका मन कुछ और ही होता है करने का। लेकिन अगर आप उनकी बातें नहीं मानते हो तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो आपको सपोर्ट नहीं करता है, आपसे अलग निकल कर चला जाता है। वो आपको कभी भी मतलब कि सपोर्ट करना ही नहीं चाहता अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो या फिर आप उनके ओपिनियंस को नहीं सुनते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो बैच था, जब ऐसी बात आई कि हमें टफ सिचुएशन को हैंडल करना है, एक डेजर्ट के पैच को क्रॉस करना है, तो सभी लोगों के जो मतलब कि ओपिनियंस थे, यानी कि जो ओपिनियंस थे उनके, जो राय थी उनकी, वो सब अलग अलग थी और उससे क्या हुआ कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और हमारे बैच का जो सबसे बेस्ट मेंबर था, जो स्टाइलिश प्रोज था, वो हमसे दूर चला गया क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मानी या फिर उसके मन का नहीं किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अ शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज। दोस्तों यहाँ पर शैडो जो है वो प्रॉब्लम, स्ट्रगल और चैलेंजेस का सिंबल है। ये लाइन बताती है कि प्रॉब्लम्स ग्रो कर रही है और सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ का फेज़ शुरू हो गया है और लोग मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्टेड, यानी कि थका हुआ फील कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। Another phase was reached when we were twice attacked and lost our way। दोस्तों ये लाइन जर्नी के एक और टफ स्टेज को दिखाती है जहां ग्रुप 2 बार अटैक्स का सामना कर रहा था और लोग अपना रास्ता खो चुके थे। सिंबॉलिकली लाइफ के क्रिटिकल स्ट्रगल्स और कन्फ्यूजन का फेज़ है ये लाइन हमें दिखाती है कि ज़िंदगी में कभी कभी एक्सट्रीम डिफ़िकल्टीज़ आती है जो डायरेक्शन और होप दोनों को चैलेंज करती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अ सेक्शन क्लेम इट्स लिबर्टी टू लीव द ग्रुप, यानी कि यहाँ पर कुछ लोग अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेकर ग्रुप से अलग हो रहे हैं, मतलब कि इंडिविजुअल चॉइस और फ्रीडम को हाईलाइट किया गया है यहाँ पर। यानी कि दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि ज़िंदगी में हम सब अपनी पाथ खुद चूज़ करते हैं। कभी कभी ग्रुप या सोसाइटी के रूल से अलग होकर हमें खुद के लिए भी कुछ करना पड़ता है, यानी कि उनकी बातें हम नहीं सुनते हैं, हम खुद के मन का करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आई ट्राई टू प्रे। दोस्तों राइटर अपनी हेल्पलेसनेस और होप को दिखाते हैं। ये लाइन स्पिरिचुअल और इमोशनल सपोर्ट ढूंढने का फेज़ है जहां राइटर स्ट्रगल के बीच भी प्रे करते हैं और फेथ में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आर लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी। दोस्तों लीडर का ऑप्टिमिज्म और होप यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। स्मेल्ट द सी का मतलब है डेस्टिनेशन के नज़दीक फील करना, यानी कि एक तरीके की आशा होना, होप होना, मोटिवेशन होना। ये लाइन बताती है कि मुश्किल सिचुएशंस में भी गाइडेंस और लीडरशिप का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वी नोटिस्ड नथिंग एज वी वेंट, अ स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप।
यानी कि ग्रुप फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड है और एक स्ट्रगलिंग क्राउड बन गया है, यानी कि एक स्ट्रगल करने वाला क्राउड बन गया है जो सिर्फ मतलब कि भीड़ में है, यानी कि एक क्राउड है, बड़ी सी भीड़ है, वहाँ पर चल रहा है। यानी कि लिटिल होप का मतलब है डिमोटिवेशन और होपलेसनेस। यानी कि ये लाइन हमें दिखाती है कि एक्सट्रीम हार्डशिप लोगों को मेंटली और फिजिकली वीकन कर देते हैं। यानी कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस करते हो, बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस कर देते हो, तो आप जो है वो मेंटली और फिजिकली वीक हो जाते हो कई कबार, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मीन्ड, डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सोप। थंडर यहाँ पर वार्निंग्स का सिंबल है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं। बेसिक नीड्स का मिसिंग होना एक्सट्रीम स्ट्रगल को हाईलाइट करता है। दोस्तों ये लाइन बताती है कि हार्डशिप यानी कि स्ट्रगल इतना ज़्यादा सीवियर है कि लोग उनकी बेसिक यानी कि कंफर्ट्स और कॉमन सेंस सिग्नल्स को भी इग्नोर कर रहे हैं। यानी कि ना तो उनको बेसिक कंफर्ट मिल पा रहा है और ना ही मतलब कि वो अपने लिए कुछ सोच पा रहे हैं। यानी कि अगर कोई उन्हें जो है वो उनके कुछ फ़ायदे की बात भी बताता है, अगर उन्हें किसी चीज़ से बचाता है, किसी बुरी चीज़ से बचाता भी है, तो वो भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है वो हमारी लाइफ से इस चीज़ को जोड़ा गया है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने सपनों के पीछे या फिर हम अपने डिसीजंस के पीछे ऐसे भागने लगते हैं कि जो इंसान हमें सही में कुछ समझा रहा होता है वो भी हम मिस आउट कर देते हैं, और वहाँ से जाकर हम जो है वो हमारी बेसिक लाइफ जो थी, यानी कि जो हमारी अच्छी खासी लाइफ थी, वो भी हम छोड़ देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों इसके बाद है सम वर ब्रोकन सम मेयरली बेंट, यानी कि यहाँ पर लोगों का स्ट्रगल का इम्पैक्ट डिस्क्राइब किया गया है। ब्रोकन का मतलब है फुल्ली शैटर्ड, बिखरा हुआ, मतलब कि मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड होना, थका हुआ होना। और बेंट का मतलब है स्ट्रगल के बाद भी सर्वाइव करना। दोस्तों ये लाइन दिखाती है कि हर इंसान हार्डशिप्स को डिफरेंटली फेस करता है, यानी कि अपने स्ट्रगल्स को डिफरेंट अलग अलग तरीके से वो फेस करता है, उसका सामना करता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ लोग तो मतलब कि फुल्ली शैटर्ड हो जाते हैं, यानी कि कुछ लोग जो है वो थक जाते हैं अपने स्ट्रगल से, गिव अप कर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रगल करने के बाद भी सर्वाइव करते हैं, यानी कि स्ट्रगल के बाद भी उनमें एक उम्मीद होती है जीने की। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। When finally we reach the place, we hardly know why we were there, यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद रियलाइजेशन है कि जर्नी का पर्पस जो था वो अनक्लियर था। दोस्तों ये जो लाइन है वो क्वेश्चनिंग और डिसअपॉइंटमेंट को रिफ्लेक्ट करती है। सिंबॉलिकली लाइफ के एक्सपीरियंसेस कभी मीनिंगफुल लगते हैं तो कभी मीनिंगलेस लगते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। यानी कि हमें खुद कुछ पता नहीं चल पाता कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या था और हमने इतनी ज़्यादा मेहनत किसके लिए की और क्यों की। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। The trip had darkened every face. Our deeds were neither great nor rare. यानी कि जर्नी का इम्पैक्ट हार्श और टायरिंग था। लोग फिजिकली और इमोशनली थक चुके थे और उनके किए गए काम भी बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लग रहे थे। यानी कि एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी का गैप यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा था और जर्नी का टोल क्लियर होता जा रहा था। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इस पोएम की हमारी लास्ट लाइन है होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस। यानी कि लास्ट में इस पोएम में बताया गया है कि घर ही वो जगह है जहां हम पीस और अंडरस्टैंडिंग गैदर कर सकते हैं। मतलब कि असली स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग अपने घर में या फिर इनर वर्ल्ड में मिलती है। ये लाइन जर्नी का अल्टीमेट लेसन बताती है कि स्ट्रगल्स के बाद यानी कि संघर्षों के बाद शांति और ग्रेस हमें अपने अंदर या फिर अपने कंफर्ट जोन में ही मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाली वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।